फाइनेंशियल सक्सेस के 7 पड़ाव होते हैं। इन सातों पड़ावों से आपको आज वाकिफ कराऊंगा और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऑलमोस्ट एवरी इंडियन गेट्स स्टक एट द थर्ड स्टेज इटसेल्फ। स्टेज नंबर 1, लर्न हाउ टू मैनेज योर मनी बिफोर यू इन्वेस्ट योर मनी। अगर मैं आपसे आज पूछूं एंड बिना किसी एक्सेल शीट के, बिना किसी रिकॉर्ड के, आपको ये जवाब देना होगा कि आप महीने में कितना जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, इन सारे एप्स पे क्यूमुलेटिवली खर्च करते हैं। आपको शायद इसका जवाब पता है, नहीं पता है। ये तो मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूं कि आपको एक्यूरेटली ये जवाब नहीं पता है। आपको 500, हजारों में बॉल पाके जवाब पता होगा। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस चला रहे होते हैं एंड कोई आपसे बोलता एज अ सीईओ ऑफ दैट बिजनेस कि पिछले महीने मार्केटिंग पे कितना खर्च किया, एक जवाब है। पिछले महीने पेरोल पे कितना खर्च किया, एक जवाब है। पिछले महीने इंश्योरेंस पे कितना खर्च किया, एक जवाब है। पिछले महीने रेंट पे कितना खर्च किया, एक जवाब है। लेकिन जैसे ही ये पैसा हमारी जिंदगी, हमारी पर्सनल जिंदगी पे लागू होता है, हमें कोई आइडिया नहीं। हमें अपनी सैलरी लास्ट डेसिमल पॉइंट तक पता है, कितनी हर महीने क्रेडिट होती है वो उससे हम वाकिफ हैं, लेकिन कितना उससे खर्चा होता है कोई आइडिया नहीं। सो द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ इज अपने पैसे की अकाउंटेबिलिटी। हर एक पैसा कहां जाता है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश मत करिए, सिर्फ ये जानने की कोशिश करिए कि किस चीज में कितना पैसा हर महीने जाता है। एंड अ सिंपल एक्सरसाइज व्हिच आई हैव शोन इन अ प्रीवियस वीडियो इज पिछले महीने की बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करिए, हर एक ट्रांजैक्शन को कैटेगराइज करिए। वो आपकी रेंट हो सकती है, आपके यूटिलिटी के बिल्स हो सकते हैं, आपके डाइनिंग आउट हो सकता है, आपका ऑर्डरिंग इन हो सकता है, आपके कपड़े हो सकते हैं, आपका एंटरटेनमेंट हो सकता है, जो कोई भी कैटेगरीज बनानी हो। एंड फिर उसके ऊपर एक पिवट टेबल बना के या कैटेगराइज करके ये जानने की कोशिश करिए कि हर एक कैटेगरी में आप कितना पैसा पिछले महीने खर्च कर चुके हैं। दैट इज द फर्स्ट स्टेप माय फ्रेंड। एंड फिर उसके बियॉन्ड इज वेयर यू कम विद द बजट। एक बजट जिसके अनुसार आप ये डिसाइड करेंगे कि हम इस मोटी कैटेगरी में इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे। 50-30-20 रूल बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल रूल है, बट इट वर्क्स कि आपके महीने का 50% सैलरी आप अपनी जरूरतों पे खर्च करेंगे। आपका रेंट हो गया, आपका ईएमआई हो गया, आपके खाने पीने का खर्चा हो गया, आपके बिजली के बिल हो गए, आपके बाकी सारे बिल हो गए। 30% आप अपनी इच्छाओं पे खर्च करेंगे। मैं कभी भी ये रेकमेंड नहीं करता हूं कि पूरे का पूरा पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि 60 साल में आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन दांत नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। ऐसी जिंदगी का क्या ही फायदा। आपको अपनी आज की जिंदगी भी इंजॉय करनी है तो वो फोन खरीदना है, झिझक खरीदिए। वो पार्टी पे जाना है, बिल्कुल जाइए। वो नए कपड़े खरीदने हैं, बिल्कुल खरीदिए। वो वेकेशन करनी है, बिल्कुल करिए, लेकिन बजट के अंदर। ये नहीं कि आमदनी 25,000 है लेकिन फोन खरीदने हैं 1.5 लाख का। अगर खरीदना भी है तो वो 30%, 7,500 रुपए हर महीने जोड़ जोड़ के 20 महीने के बाद हम वो 1.5 लाख रुपए का फोन खरीदेंगे, उससे एक महीना पहले भी नहीं। दैट्स द डिसिप्लिन that you need in life। और फिर 20% इन्वेस्टमेंट, जिसके बारे में हम आने वाली स्टेजेस में बात करेंगे। फिर स्टेज नंबर 2, अपने सारे गंदे कर्ज चुकाकर अपना एक सेफ्टी नेट बनाइए। इट इज क्रेजी, जब मैं मनी मैटर्स में लोगों के साथ बात करता हूं, उनकी हालत खस्ता है। क्रेडिट कार्ड मैक्स आउट हो चुका है, पर्सनल लोन चल रहे हैं, पता नहीं और कितने लोन चल रहे हैं, लेकिन भाई ने एसआईपी करी हुई। कोई आपको शाबाशी नहीं देने वाला, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कर्ज के तले डूबे हुए हैं लेकिन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इसलिए आपको एक खिताब मिलने वाला है ऑफ द बेस्ट मोस्ट डिसिप्लिन इन्वेस्टर एवर। नहीं भाई, सबसे पहला फर्ज आपका है आपके सारे गंदे लोन आपको चुकाने हैं। गंदे लोन क्या होते हैं? गंदे लोन सबसे पहले तो उन चीजों के लिए होते हैं जिन चीजों की आपकी जरूरत नहीं थी। तो आपने फोन लेने के लिए लोन ले लिया, गलत। आपने ऑप्शंस एंड फ्यूचर में आपका लॉस कवर करने के लिए लोन ले लिया, गलत। आपने एक महंगी घड़ी, महंगे जूते, कपड़े, वेकेशन पे जाने के लिए लोन ले लिया, गलत। अच्छे लोन कौन से होते हैं? जो आपकी जरूरत है या जिस चीज से आपकी आमदनी या एसेट्स बढ़ सकते हैं। आपने पढ़ाई के लिए लोन लिया, अच्छा लोन है। आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया, सही वक्त पे, अच्छा लोन है। लेकिन आपने शादी के लिए पर्सनल लोन ले लिया, शायद गलत। क्योंकि आप लोगों को खुश करने के लिए अपने ऊपर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत एक लोन के साथ कर रहे हैं। आपने गाड़ी के लिए लोन लिया, सही है, लेकिन वो गाड़ी जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए गाड़ी ली है, उसके लिए लोन लिया, गंदा लोन। एंड ये जो सारे गंदे लोन होते हैं ना, ये सारे महंगे लोन भी होते हैं। महंगे लोन मतलब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा होता है। तो ऑन एन एवरेज आप एक एफडी करेंगे, 6-7% मिल जाएगा, मतलब रो पिट के। आप
प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ या पीपीएफ करेंगे 7 से 8% हो जाएगा। आप कॉर्पोरेट बॉन्ड या डेट म्यूचुअल फंड करेंगे 8-9% मिल जाएगा। आप सोने में इन्वेस्ट करेंगे 10-11-12% मिल जाएगा। आप म्यूचुअल फंड्स निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करेंगे 12-13-14% मिल जाएगा। रिस्क लेके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे 18% तक मिल सकता है। लेकिन पर्सनल लोन वो तो शुरू ही 15-16% से होता है। क्रेडिट कार्ड के लोन 36%, वो मनी एप्स पे लोन 40-50%। कोई सर पैर नहीं है, कोई दीनो ईमान नहीं है। वो आपसे इतना पैसा लेंगे कि आपको लगेगा अरे थैंक यू, आपने सही वक्त पे मुझे लोन दिला दिया, लेकिन बेवकूफ आप ही बन रहे हैं। इन लोन्स को पहले चुकाइए। इन्वेस्ट नहीं करना है, पहले अपने ऊपर सारे गंदे कर्ज हटाने हैं। The only two loans that I personally believe you should always take in life at the right time is a house loan and an education loan. बाकी कायदे से अगर आपने अपनी गेम मनी मैनेजमेंट की इन 7 पैरामीटर्स या स्टेजेस के अनुसार सही खेली है, आपको किसी भी और चीज के लिए लोन नहीं जरूरत होनी चाहिए। अब इसी स्टेज में आपको अपना सेफ्टी नेट भी बनाना है। सेफ्टी नेट क्या है? हर एक चीज के बारे में तो हम प्लान नहीं कर सकते। जिंदगी अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपके पैसे चले गए, तो जितना भी आपने बटोरा होगा, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया होगा, वो सब रातों रात खत्म हो सकता है। छोटे लेवल पे ही आप एक फ्रीलांसर हैं, आपका लैपटॉप खराब हो गया, उसी में आपके 2-3 महीने की फ्रीलांसिंग इनकम चली गई। आप बैरली 30-40 हजार रुपए की नौकरी करते हैं एंड आपकी बाइक खराब हो गई जिसके लिए आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ था, या इंश्योरेंस पूरी चीज कवर नहीं करती है, उसी में आपकी पूरी तनख्वाह चली गई। तो आपको 3 सेफ्टी नेट्स हमेशा बनाने होते हैं। नंबर 1, हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ केयर बहुत बहुत महंगा होता जा रहा है, तो अगर भगवान ना करे आप या आपके परिवार में किसी को भी हॉस्पिटलाइज होना पड़े, 20-30-40-50 हजार रुपए पर नाइट तो कहीं नहीं गए आजकल। अगर आईसीयू जाना पड़ेगा शायद इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए, अपने परिवार के लिए। लाइफ इंश्योरेंस, अगर आप अपने परिवार के सोल अर्निंग मेंबर है या जो भी अर्निंग मेंबर है उन सबको लाइफ इंश्योरेंस, ताकि अगर आपकी जिंदगी को खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपके परिवार कम से कम फाइनेंशियली तो सुरक्षित रहेंगे। उसमें टर्म इंश्योरेंस ही लीजिएगा। इंश्योरेंस को हमेशा इंश्योरेंस के रूप में देखिए, प्लीज उसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में मत देखिए। एंड देन तीसरा, एक इमरजेंसी फंड। जो भी आपकी जरूरतों का खर्चा है महीने का, उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 या 6, ताकि 3-6 महीने का आपके पास हमेशा एक सरप्लस रहे। एंड आइडियली 12 महीने का खर्चा आपके पास होना चाहिए। ये कहां रखना चाहिए? बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जगह होती है मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड। वो भी होता है लिक्विड म्यूचुअल फंड। यहां आपको एफडी से थोड़ा बेटर रेट मिलता है, लेकिन पैसा जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है एंड कोई प्री कैंसिलेशन या विड्रॉल का चार्जेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक ही महीने के अंदर पैसा निकाल लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि एफडी में तो डिसाइड करना पड़ता है कि कितने टर्म के लिए आप कर रहे हैं और जितना आप अच्छा करेंगे, मतलब 2 से 3 साल का जो टेन्योर होता है वहीं मैक्स हो जाना होता है एफडी का रेट। लेकिन अगर आप कुछ ही दिनों के लिए कर रहे हैं तो बहुत ही घटिया रेट मिलता है। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए कर रहे हैं तब भी ज्यादा अच्छा नहीं मिलता। लेकिन लिक्विड फंड में एवरी डे इट गेट्स एडेड, तो आप जिस भी दिन के बाद अपना लिक्विड फंड लिक्विडेट करेंगे या पैसे वापस मांगेंगे, आपको एक हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा जो हर दिन जुड़ता आया है एंड इट विल बी काइंड ऑफ कंसिस्टेंट थ्रू आउट। फिर आता है स्टेज 3। ये वो पॉइंट है जहां अक्सर लोग आके रुक जाते हैं या चूक जाते हैं। एंड दिस इज वेयर यू स्टार्ट बिल्डिंग योर फर्स्ट एसेट। एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज होती है जो आपके पैसे आपकी जेब में डालती है। लाइबिलिटी क्या होती है? वो चीज जो आपके जेब से पैसे निकालती है। तो आपको लगेगा कि हमने तो गाड़ी खरीद ली, वो एक एसेट है। नहीं, क्योंकि उस गाड़ी को ऑन करने के लिए आपको हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा करना है। इनफैक्ट उस गाड़ी की कीमत भी हर साल कम होती रहती है। यही सेम चीज आपके फोन के साथ है, जो कि एक लाइबिलिटी है। यही सेम चीज आपके घर के साथ है, जो आप बेचेंगे नहीं क्योंकि आप उसमें रहते हैं। आपका रहने वाला घर एक लाइबिलिटी है, एक एसेट नहीं। लेकिन अगर आपने एक अलग घर लिया है, उसको किराए पे डाला हुआ है, तो एक एसेट है, वो आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। अगर आपने गोल्ड खरीदा है या ज्वेलरी खरीदी है और उसकी वजह से गोल्ड का दाम बढ़ रहा है, वो एक एसेट है, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा डाल सकता है अगर आप उसको बेचे या गिरवी पे रखते हैं। तो एसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो आपको पैसा बना के देती है। अब सबसे बढ़िया एसेट जो आप खरीद सकते हैं विद एज लो एज 500 रुपीज इज द स्टॉक मार्केट। क्यों? क्योंकि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
वो आपको एक हेल्दी रेट ऑफ रिटर्न देता है एज सीन इन द पास्ट। ऑन एन एवरेज अगर आप भारत के स्टॉक मार्केट में किसी भी 10 साल के पीरियड पे इन्वेस्ट करते हैं तो इट गिव्स यू एनीवेयर बिटवीन 12 to 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको लगेगा 12-13% से क्या ही होगा, लेकिन अगर आप रूल ऑफ 72 को अप्लाई करें, रूल ऑफ 72 क्या है कि अगर आप 72 को अपने रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करते हैं तो जो भी नंबर निकलता है दैट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम इन ईयर्स जितने में आपका पैसा डबल होगा। तो अगर आप मान लीजिए 12-13% कमा रहे हैं, 13 लेके चलते हैं, तो 72 डिवाइडेड बाय 13 इज अप्रोक्सीमेटली 5 to 6, 5.5। तो 5-5.5 साल में आपका पैसा दुगना, मतलब आप 20 साल के पीरियड में करीब 16 गुना अपने पैसे को कर सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो सिर्फ 12-13% में ही मिल सकता है। अगर आप मिडिल कैप या थोड़ा सा और रिस्क लेंगे, स्मॉल कैप और भी ज्यादा रिस्क लेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इस 12 को 15% भी कर सकते हैं, और वही 20 साल में आपका पैसा 16 से 32 गुना हो सकता है। बट द की इज टू बी डिसिप्लिन्ड। एवरेज एसआईपी टेन्योर इंडिया में पता कितना है? 2.1 ईयर्स। मतलब 2 साल के अंदर अंदर लोग बोलते हैं नहीं भाई कुछ तो चल रहा है, पैसे निकालो आगे जाओ। द वंस हु कंटिन्यू आर द वंस हु रीप द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हमारे देश में, जिस कारण लोग इस स्टेज से बाहर निकल ही नहीं पाते? इट इज व्हाट आई कॉल्ड गरीबियत का माइंडसेट। गरीबी का नहीं, गरीबियत का माइंडसेट। गरीबियत का माइंडसेट ये बोलता है कि हमारे अंकुर 100 रुपए की आमदनी है, फिर कुछ खर्चा है जो कि ऑन एन एवरेज 80 रुपए आता है, बाकी के जो 20 रुपए बच जाते हैं वो हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी महीने ये खर्चा 90 रुपए हो जाता है तो हम 10 ही रुपए इन्वेस्ट करते हैं। किसी महीने अगर ये खर्चा 100 रुपए हो जाता है तो हम इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं। किसी महीने अगर ये खर्चा 110 रुपए हो जाता है तो हम 10 रुपए का पर्सनल लोन ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही दूर की बात है। ये गरीबियत का माइंडसेट होता है कि खर्चे के बाद जितना बच गया, अगर बच गया, वो हम इन्वेस्ट करेंगे। अमीरियत का माइंडसेट अलग होता है। अमीरियत का माइंडसेट ये जानता है कि एसेट बनाना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है, हमारे पैसे का सबसे बड़ा धर्म है। तो अमीरियत के माइंडसेट ये बोलता है कि 100 रुपए जैसे ही आते हैं हम सबसे पहले अपने आप को पे करेंगे। हम वो 20 रुपए जो हमें हर महीने इन्वेस्ट करने हैं करके रहेंगे, और बाकी के जो 80 रुपए बच गए उसमें अपना घर चलाएंगे। इसका मतलब हो सकता है कि अगर हमारा खर्चा इस महीने ज्यादा है तो हम उस महीने कोई पार्टी नहीं करेंगे, उस महीने कोई अपनी इच्छा पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ जरूरतों में ही खर्च करेंगे। दिवाली का महीना है तो बहुत सारे दिवाली की चीजें आ जाती हैं, एंड अगर ये खर्चे करने हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं रुकनी चाहिए। इसका मतलब हो सकता है कि हम वो महंगा कुर्ता ना खरीदें, हो सकता है कि हम वो महंगा जो हेडफोन खरीदना चाहते थे, फोन खरीदना चाहते थे, कोई और खरीदना चाहते थे, इस महीने नहीं खरीद पाएंगे। अपनी इच्छाओं को शायद इस महीने हमें भुलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फर्ज सबसे पहले अपनी तरफ है, अपने फ्यूचर की तरफ है। अब समझ में आया ना कि ये स्टेज लोग पार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये एक मुश्किल फितरत बना पाना है, आसानी से नहीं बनती है दोस्त। ये माइंडसेट जो अमीरियत का है ना, बहुत कम लोग अपना पाते हैं, और अगर अपनाते भी हैं तो जिंदगी में बहुत लेट समझ में आता है। मेरे को बहुत लेट समझ में आया, तो आप भी शायद उस कैटेगरी में होंगे। एंड इसीलिए बोल रहा हूं, सबसे पहले अपने पैसे को मेहनत करवाकर अपने ऊपर खर्च करिए। स्टेज नंबर 4, ये आज की दुनिया में बहुत क्रिटिकल हो गया है। अपने माँ बाप के जमाना हालांकि बहुत मुश्किल समय था, लेकिन एक चीज उनकी जिंदगी में थी जो हमारी जिंदगी में अब नहीं रही। उनके ना एक इनकम स्ट्रीम था, ज्यादा एक नौकरी थी, उस नौकरी की एक आमदनी थी, एंड वही जिंदगी भर चलती रही। मोस्ट लाइकली वो उसी एक नौकरी में ही जिंदगी भर रहा है। लेकिन आज दुनिया बदल चुकी है 3 कारणवश। नंबर 1, आपकी सिंगल इनकम काफी नहीं। इनकम्स हैव ऑलमोस्ट सैचुरेटेड, एक्सपेंसेस हैव बीन गोइंग अप। अगर आप देखेंगे 20 साल पहले भी आईटी जॉब को वही 3.5-4 लाख रुपए मिलती थी साल की, आज भी वही मिल रही है। इन्फ्लेशन अलग लेवल पे चला गया है, लेकिन तनख्वाह उतनी ही है, बिकॉज दैट्स द नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। इट इज अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, इट विल ओनली पे व्हाट द कॉस्ट मॉडल कैन अफोर्ड। सो यू नीड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। दूसरी चीज, कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर पाना आसान हो चुका है। पहले का समय था जहां पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब आप और मैं फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए लैपटॉप के साथ और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ। आप दुनिया जहान को अपना कस्टमर बना सकते हैं, एंड दैट इज अपॉर्चुनिटी दैट डिडंट एग्जिस्ट अर्लियर। और तीसरी चीज जो हाल ही में हुई है इज एआई। एआई के थ्रू यू कैन एक्चुअली गेट वर्क डन फास्टर, चीपर, बेटर विदाउट स्पेंडिंग योर टाइम। सबसे बड़ा लिमिटेशन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम का यही है कि यार आपकी एक फुल टाइम जॉब है, अब अपने आप को मारना तो नहीं है ना पैसे कमाने के लिए। So you need ways where you can earn without spending a lot of time. And AI has made that possible. And that means अगर आप
इन टूल्स से वाकिफ हैं, इन टूल्स को यूज करना जानते हैं, स्मार्टली यूज करना जानते हैं, यू कैन गेट अ लॉट मोर डन in a short period of time. So the fourth stage is unlocking multiple sources of income so that you not just add to your income, but you also add to your experience. फिर level 5, building the real asset. अब इस point तक आते आते, if you've done it well, you are around 30-35 years of age. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर उस उम्र के ऑलरेडी हो चुके हैं तो आप लेट हैं. That means जहां भी जिस भी उम्र में है, you have to go through all of these stages. But stage number 5 is when you build your first true asset, which is your house. And इसके लिए, the reason I'm calling it an asset is because ultimately it is going to be the biggest purchase you will make, and all said and done, वो आपकी जरूरत में हमेशा काम आ ही जाएगा. भगवान करें कि आपको कभी उसको बेचने की जरूरत ना पड़े. लेकिन इतनी बार मनी मैटर्स में जो लोग फंसे होते हैं, उनको मैं एडवाइस देता हूं कि आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लीजिए या आप एक टॉप अप लोन ले लीजिए, क्योंकि दैट हाउस इज स्टिल अ रियली गुड कोलैटरल. वो एक जीता जाता फिजिकल एंटिटी है. जो बैंक्स वैल्यू करते हैं वो आपकी नॉलेज को इतना वैल्यू नहीं करेंगे, वो आपके स्किल्स को इतना वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन एक फिजिकल चीज को वैल्यू करेंगे. दैट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट बट द वे इट वर्क्स. एंड आपका घर उस पॉइंट पे आपकी बहुत मदद आ सकती है. नाउ टू बाय अ हाउस in your 30s, which I believe is the right time to buy. 20s में अगर आप घर खरीदते हैं, आप स्टेज को बाईपास कर देते हैं, एंड स्टेज को जब बाईपास करते हैं तो बाकी सारे स्टेजेस ना फेल हो जाते हैं. तो 30s तक आते आते आपकी इनकम अच्छे से बन चुकी होगी. यू विल हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम. आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, आपने अपने आप को सिक्योर कर दिया है, कोई लोन्स नहीं है, एंड आप अपनी इनकम, अपने एक्सपेंडिचर को अच्छे से जानते हैं. सो यू विल होपफुली हैव मनी, नॉट जस्ट फॉर द डाउन पेमेंट जो कि 10 से 20% हो सकता है, but also for the EMI. So you can actually buy the right house for yourself. 20 की उम्र में अगर आप घर खरीदेंगे तो ज्यादा तो अफोर्ड कर नहीं सकते, क्योंकि EMI देने की तो इतनी हैसियत है ही नहीं. तो छोटा घर खरीदेंगे, वो छोटा घर 10 साल के अंदर ही छोटा बन जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपका परिवार आएगा, बच्चे आ जाएंगे, बहुत सारी भीड़ हो जाएगी, घर उतना ही. लोकेलिटी वही होगी जो आप अफोर्ड कर सकते हैं. तो वेरी सून यू मे ऑल्सो आउटग्रो द लोकेलिटी. सबसे बड़ी चीज आज की दुनिया में, आप उस शहर, उस कॉलोनी से जुड़ जाएंगे, विच मे नॉट बी अ बैड थिंग. लेकिन अपने 20s में ना, यू डोंट नो कि जिंदगी आपको कहां ले जाएगी. आपको एक कूल बैंगलोर का ऑफर मिल गया, बहुत कूल ऑस्ट्रेलिया का कोई ऑफर मिल गया, बहुत कूल कहीं जयपुर में ऑफर मिल गया. यू वुड वांट टू बी फ्लेक्सिबल टू गो, राइट. लेकिन अगर आपने घर खरीद लिया है, वो EMI दे रहे हैं, वो लोन उठा चुके हैं, देन आप बेकार में अपने दिमाग से वो हथकड़ी अपने ऊपर बांध लेंगे, विच यू डोंट वांट अर्ली इन योर लाइफ. लेकिन 35 तक आते आते परिवार थोड़ा सा सेट हो चुका है, शायद बच्चे पैदा हो चुके हैं, पता है कि कौन सा शहर, कौन सी लोकेलिटी पसंद है, पैसे की हैसियत बन चुकी है कि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं. सो इट्स द राइट टाइम इन माय ओपिनियन टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट. फिर आता है स्टेज नंबर 6, प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट. अब आप सोच सकते हैं कि छठा पड़ाव है ये. लोग अक्सर तीसरे पड़ाव पे ही बोल्ड हो जाते हैं. तो छठे तक आते आते रिटायरमेंट की प्लानिंग करना, जो हमें लगता है बहुत बेसिक है, कितना रेयर है. इसके लिए एक रिटायरमेंट शीट आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बिकॉज दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट टू डू. ये रिटायरमेंट शीट पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं. इस पे एडिट नहीं हो पाएगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर इस एक्सेल शीट के साथ जितना भी खेलना है खेलिए. तो ये पूछता है कि आपकी करंट एज क्या है. मान लीजिए आपकी करंट एज 40 है और आप कब तक काम करने की प्लान कर रहे हैं, तो 60 साल तक हम करते हैं. फिर ये भी बोलता है कि आपको एक्सपेंसेस किस एज तक प्लान करने हैं, तो हम बोलते हैं यार 85 साल तक शायद होपफुली रह जाएंगे, तो 60 साल की उम्र पे हम रिटायर होंगे, 85 साल तक सारे जो खर्चे हैं वो हमने पूरे कर. करंट सेविंग अमाउंट कितना है, तो मतलब 40 साल की उम्र तक अपना घर बार आपने वो सब कर लिया है, जो भी आपके पास अभी कितनी जमा पूंजी है. फर्ज करिए आपके पास 5 लाख रुपए, ठीक है, और आप करंट अभी के हिसाब से अपने 40 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक जब आप रिटायर करेंगे, महीने का कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं. फर्ज करिए आप बोलते हैं कि आप 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं. अब ये कहां इन्वेस्ट करेंगे, तो हमने ये 4 ऑप्शन लिए हैं, आप और भी ऑप्शन जोड़ सकते हैं. फिक्स रिटर्न करीब 7%, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड. ठीक है, इसका टैक्स कितना है वो भी मैंने लिख दिया है. मैंने थोड़ा बढ़ा के ही लिखा है, तो 30% है, 20% मैंने माना हुआ है, अभी तो 12.5% ही है, लेकिन देख लेते हैं. तो हम कितना पैसा, ये जो 20,000 रुपए है, किधर किधर डालेंगे. तो मैं अज्यूम करता हूं कि 30% आप FD करेंगे, 50% आप लार्ज कैप में डालेंगे, 10 आप मिड कैप में डालेंगे, 10 आप स्मॉल कैप में डालेंगे, ताकि टोटल
100 बैठे, आप इस 20,000 रुपए को हर साल कितने से बढ़ाएंगे? हम बोलते हैं 5% से बढ़ाएंगे, मतलब इस साल 20,000 रुपए की एसआईपी, अगले साल से 21,000 रुपए की एसआईपी, जो कि 5% ज्यादा है, उसके अगले साल फलाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के पैसे के हिसाब से, आज के पैसे के हिसाब से, जब आपकी उम्र जितनी भी है, 40 साल मान के चलते हैं, आपको क्या लगता है रिटायर होने पे आपको महीने के कितने पैसे चाहिए होंगे? मैं मान के चलता हूं 50,000 रुपए। ये भी डिसाइड करना होगा कि जब आप रिटायर कर जाएंगे 60 साल की उम्र में, आपके पास जो भी जमा पूंजी होगी, उसको आप कहां इन्वेस्ट करेंगे? अब उसको आप जरूरी नहीं है ना ऐसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उस पॉइंट पे स्टॉक मार्केट का रिस्क लेना शायद जायज ना हो, एफडी में भी पूरा पैसा डालना शायद जायज ना हो, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत वो कर लेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप बोलते हैं 50-50 कर लेंगे, 50% एफडी में डालेंगे, 50% हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालेंगे, ताकि थोड़ा सा बैलेंस रहे। एंड टैक्स हमने वही अज्यूम किया, इन्फ्लेशन कितना है? 6%। ये आपकी एक प्लानिंग है। अब देखते हैं कि इस स्टेज या इस पड़ाव पर होता क्या है। तो हम 40 साल की उम्र से पड़ाव नंबर 6 शुरू करते हैं। आपने 5 लाख रुपए से शुरू किया, जो आपकी पहले सेविंग थी, एंड आपने एडिशनली 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट करे। कैसे? 20,000 रुपए जो महीना आपने डाला हुआ था, उस पे उसने कुछ कमाया, तो साल के अंत पर आपके पास करीब मोटा मोटा 8 लाख रुपए। फिर 41 पे तो थोड़ा बढ़ गया, फिर 42 पे फिर थोड़ा बढ़ गया, और ये आपका स्टेटस है अभी, अर्निंग स्टेटस है। हर साल आप धीरे धीरे अपना सेविंग्स भी बढ़ा रहे हैं 5% से, जो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है, और जो भी आपकी जमा पूंजी है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है बाय दिस मिक्स जो आपने बनाया हुआ है, कि 30% आप एफडी में डालेंगे, 50% लार्ज कैप में, 10% मिड कैप में, 10% स्मॉल कैप में। तो आते आते 59 की एज पर या 60 की स्टार्टिंग एज पर आपके पास बैंक में होंगे 2,70,00,000। दिस इज स्टेज 6, पड़ाव नंबर 6। इसके बाद शुरू होता है पड़ाव नंबर 7, विच इज द फिनाले। अगर आपने गेम इन 6 पड़ावों पे अच्छे से खेली है, तो ये 7वां पड़ाव आपके लिए एब्सोल्युटली ब्रिलियंट होगा। एंड 7वां पड़ाव, as obvious, is enjoying your money post retirement as well. जिंदगी की खूबसूरत चीज क्या है कि जिंदगी जीते जीते आपने अपनी इच्छाएं पूरी करी, आपने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिया, वो सारी चीजें जो खरीदनी थी वो खरीद ली, अच्छे से वेकेशन पे गए, इन्वेस्ट भी करते रहे, एंड किसी पॉइंट पे आके आप रिटायर कर गए, आपने कमाना बंद कर दिया। एंड इस पॉइंट पे आप किसी पे निर्भर नहीं है, अपने बच्चों पे निर्भर नहीं है, किसी और पे निर्भर नहीं है, आप खुद की जिम्मेदारी ले सकते हैं। एंड अगले आने वाले जितने भी साल आपको भगवान ने दिए हैं, आप उसे खुशी खुशी अपने पैरों पे खड़े होके निभा सकते हैं। दैट्स द राइट एंड टू योर लाइफ, दैट्स द राइट प्लेस। कुछ लेके तो जाना नहीं अपने हाथ में, तो जितना जिंदगी भर कमाया उसको अच्छे से जिंदगी जीने के लिए इस्तेमाल किया, और फिर जिस दिन कमाना बंद किया उसके बाद भी उस पैसे ने हमारी मदद करी। यही एक खूबसूरत जिंदगी हुई ना, एक आरामदायक जिंदगी हुई। वही हमारी भी कामना है। तो स्टेज नंबर 7 इज जब आपकी आमदनी रुक जाती है एंड आपके खर्चे शुरू हो जाते हैं। तो आपने 60 साल की उम्र में 2,70,00,000 रुपए की जमा पूंजी जो है उससे शुरू किया, और फिर आपके महीने के जो 50,000 रुपए का खर्चा था जब आप 40 साल की उम्र में थे, वो 6 लाख रुपए, वो बढ़ बढ़ के इन्फ्लेशन के कारण अब 19 लाख रुपए हो चुका है, लेकिन आपके पास वो पैसे हैं। तो आप पूरे साल के 19 लाख रुपए अपने लिए निकालते हैं उन म्यूचुअल फंड्स को बेचकर, बाकी का पैसा ग्रो हुए जा रहा है। तो वो जितना ग्रो होता है वो यहां है। फिर 2,75,00,000 रुपए हो चुके हैं। अब आप अगले साल 20 लाख रुपए निकालते हैं, क्योंकि वो आपकी अब खर्चे हैं, एंड धीरे धीरे ये जिंदगी बढ़ती रहती है। एंड यू विल सी कि करीब 80 साल पे आकर आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। सो यू एक्चुअली लिव for 20 years of your life without earning a single penny with this plan. अगर इस प्लान को 50,000 की जगह 45,000 रुपए कर दें, तो नीचे देखेंगे कि आप 85 साल तक चले जाएंगे। एंड दिस इज पड़ाव नंबर 7।
स्टेज नंबर 1, जहां आपने अपने पैसे कैसे खर्च होते हैं उसको समझा एंड उसके तहत एक बजट बनाया। स्टेज नंबर 2, जहां आपने अपने बुरे गंदे लोन सारे चुकाए और एक सेफ्टी नेट बनाया। स्टेज नंबर 3, जब आपने धीरे धीरे अपने पहले एसेट्स बनाने शुरू करे। स्टेज नंबर 4, जब आपने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाई। स्टेज नंबर 5, जहां आपने सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया अपने घर खरीदने का। स्टेज नंबर 6, जहां आपने अपने रिटायरमेंट की तरफ प्लानिंग करनी शुरू करी। और स्टेज नंबर 7, जब आपने रिटायरमेंट के बाद अपने जिंदगी को अपने पैरों पे खड़े होके निभाया। दिस फॉर मी इज अ लाइफ वेल लिव्ड। एंड ये मुमकिन है। हमारे पिताजी, हमारी माताजी अगर 20-30 हजार रुपए की महीने की आमदनी में हमारी पूरी जिंदगी स्टेबल कर सकते थे, घर खरीद सकते थे, एक स्कूटर से गाड़ी पे जा सकते थे, हम सबकी पढ़ाई करवा सकते थे, तो हम उसी डिसिप्लिन के तहत ये जिंदगी भी जी सकते हैं। A lot of people will try to scare you to tell you it's not possible in today's life, but I'm here to tell you it is. It doesn't take a lot of effort. It simply requires awareness. अगर आप इन 7 पड़ावों से वाकिफ हैं, that's when you know what you need to do to win in life. And मेरा मकसद इस वीडियो का आपको इन्हीं पड़ावों से वाकिफ कराना था. I hope this was useful. This is Ankur Variku signing off. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।